तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि एक फूड डिलीवरी गर्ल है। अभी वो अपना काम करने गई होती है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ गायब हो गई है, जो कि बहुत ही रिच है। तो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो सीईओ इतनी $1 बिलियन कंपनी की ओनर थी, तो जरूर किसी ने लालच और जेलसी में आकर उसे मार दिया होगा। जिया ये न्यूज देखने के बाद सोचती है कि रिच लोगों की लाइफ भी आसान नहीं है, और यही सोचकर वो चली जाती है। और हम देखते हैं उस सीईओ की फोटो को, जो कि सेम जिया की तरह दिखती है। फिर इसके बाद जिया अपना स्कूटी से जा रही होती है, तभी बीच रास्ते में एक बच्चा उसकी स्कूटी के सामने आ जाता है। उसे देखकर वो शॉक होती है और स्कूटी रोकने की कोशिश में वो नीचे गिर जाती है। ये बच्चा तो रोने लग जाता है और जिया उसे जल्दी से आके पूछती है कि बच्ची, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो ये बच्चा तो जिया को मम्मी कहने लग जाता है और रोते हुए कहता है कि मम्मी, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया, प्लीज अब मुझसे दूर कहीं नहीं जाना। तभी पास में जाते हुए लोग जिया को गलत समझने लग जाते हैं कि वो बच्चे को परेशान कर रही है। तो जिया उन लोगों से कहती है कि अरे मैं इस बच्चे की मम्मी नहीं हूँ। ये बच्चा तो रोए जा रहा होता है और जिया उसे कहती है कि क्या तुम मुझे पैसों के लिए चीट कर रहे हो? देखो, मैं बस एक डिलीवरी गर्ल हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो शाओ कहता है कि आप ही मेरी मम्मी हो, और ऐसा बोलकर वो उसे अपनी मम्मी की फोटो दिखाता है। जिया भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसकी मम्मी सेम मेरी तरह दिखती है। तभी शाओ जल्दी से जिया को हक करते हुए रो रहा होता है और फिर उसे पैसों का कार्ड देता है और कहता है कि मैं आपको अपनी मम्मी का बदला लेने के लिए हायर करना चाहता हूँ। फिर इसी के साथ ही सीन यहाँ पर कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ की मम्मी यानी कि उसी फेमस सीईओ मिस दुआन का फ्यूनरल चल रहा होता है, और उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग तो बस रोने की एक्टिंग कर रहा होता है कि वो उसे और उसके बेटे शाओ को इस दुनिया से छोड़कर चली गई। पर साइड में जाकर वो नैनी से बातें कर रहा होता है कि फाइनली अब वो मर गई है, तो अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की होगी। फिर वो जाकर सभी लोगों के सामने अनाउंस करता है कि अब मेरी वाइफ नहीं रही है, तो कंपनी मैं संभालूंगा और अब मैं कंपनी का नया चेयरमैन होऊंगा। पर यहाँ पर उस मिस दुआन के रिलेटिव्स उसके अगेंस्ट होते हैं कि वो तो बस एक सन इन लॉ है, तो आखिर वो कंपनी कैसे ले सकता है। और फिर यहाँ पर मिस दुआन का लॉयर भी आ जाता है विल लेकर, पर जियांग इस विल को फाड़ देता है और कहता है कि इस कंपनी का नया चेयरमैन मैं ही हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन मेरी साइड है और कौन मेरे अगेंस्ट है। अभी यहाँ फिनरल में शाओ जिया को लेकर आ जाता है और सभी लोग जिया को देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो तो मर गई है, तो आखिर जिंदा कैसे हो गई। पर सबसे ज्यादा तो ये नैनी डर रही होती है, जिसका नाम लिन है, और साथ ही साथ जियांग को भी शौक लग रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शाओ जिया को समझाता है कि तुम्हें मेरी मॉम बनने की एक्टिंग करनी है। तो जिया शौक होकर कहती है कि आखिर मैं ये कैसे करूंगी। तो वो दिखाता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो 25 ईयर्स की है और वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है, और जब वो हाई स्कूल में थी तो उसने एक अपनी फ्रेंड की मिस्ट्रेस को पकड़ने में हेल्प की थी, और फिर उसने अपने अडॉप्टिव फादर को हॉस्पिटल पहुंचाई थी, जो कि उसे मारता था। फिर इसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया और वो कॉलेज भी नहीं पढ़ पाई, और 3 दिन से ही वो इस शहर आकर डिलीवरी गर्ल की जॉब कर रही है। जिया कहती है कि तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो शाओ कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि मेरी मॉम मिसिंग है, और जिस सुबह मेरी मॉम गायब हुई थी तब मैंने अपने डैड को अपनी मॉम की ग्लास में ड्रग मिलाते हुए देख लिया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मॉम के लिए मेडिसिन होंगी, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब मॉम गायब हो गई तो मुझे यकीन हो गया कि वो ड्रग था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ अपनी मॉम के घर आने का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसकी नैनी यानी कि लिन घर आती है। शाओ से पूछता है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है, तो वो कहती है कि चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर तभी शाओ को लिन के ऊपर से अपनी मम्मी की परफ्यूम की स्मेल आती है, और तभी वो उसके कॉलर पे खून भी देख लेता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग और लिन दोनों ही जिया को देख के डर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा तो लिन डर रही होती है और वो याद करने लग जाती है कि उसने अपने हाथों से दुआन को मारी थी। वो डर के चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम तो ऑब्वियसली मर गई थी, तुम्हें मरा हुआ होना चाहिए था, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि अभी तो मिस दुआन की बॉडी भी नहीं मिली, तो आखिर ये श्योर कैसे हो सकती है कि वो मर गई। ये सुनकर जियांग तुरंत ही लिन को स्लैप लगाता है और चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, चुप बैठो। और फिर ये जिया से कहने लगता है कि दुआन तुम वापस आ गई थी तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करी। तो जिया सभी लोगों से कहने लग जाती है कि 7 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं माउंटेन से नीचे गिर गई थी, लेकिन लकीली मैं बच गई, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों को इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं कर पाई, और आप लोग मेरी वजह से कितने परेशान हुए होंगे, इसलिए सॉरी। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो आप लोग फिक्र मत करो, मैं कंपनी अच्छे से हैंडल करूंगी। तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर शाओ जिया का हाथ पकड़ता है तो वो उसे उठा लेती है और ये कहता है कि तुम इतना हिलो मत,
तुम बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हो, ऐसे ही करते रहो। तो ये कहती है कि मैं भी हिलना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे इतनी डर लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। और तुम्हारा डैड तो गुस्से में मुझे देख रहा है जैसे कि मुझे खा जाएगा, और देखो वो मेरी तरफ बढ़ भी रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ जिया को बताता है कि मेरी मम्मी के गायब होने के पीछे मुझे लगता है कि मेरे डैड और मेरी नैनी लीन आंटी का हाथ हो सकता है। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। ये शाओ कहता है कि मैं अभी सिर्फ 6 साल का हूँ, पुलिस मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, और मेरी मॉम ने मेरे नाम पर विल करके गई है, लेकिन मेरे डैड कंपनी मुझे नहीं लेने देंगे। इस वजह से ही मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे अपनी मम्मी के गायब होने का सच पता लगाना है। अगर सच में इस चीज का मेरे डैड से ही कुछ लेना देना होगा तो वो तुम्हें जिंदा देखने के बाद जरूर डर जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ रिवील कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। तो जिया कहती कि नहीं, ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर सच में इस चीज में तुम्हारे डैड का हाथ होगा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारी मॉम इतनी पावरफुल थी तो भी वो कुछ नहीं कर पाई और गायब हो गई, तो मैं तो बस एक नॉर्मल सी डिलीवरी गर्ल हूँ। तो शाओ कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के पूरे $10,000 दूंगा। तो कहती है कि क्या, सिर्फ $10,000? और तुम्हें लगता है कि मैं ये काम करूंगी? बिल्कुल नहीं। तो शाओ कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का $10,000 दूंगा। तो ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है और इस काम के लिए मान जाती है। और फिर वो कहती है कि तुम बिन मॉम की बच्ची हो, इसलिए मुझे तुम पे तरस आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हूँ। और अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम बनकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर वो शाओ के साथ हैंडशेक करके इस काम के लिए डील कर लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाओ जियांग से कहने लगता है कि डैडी देखो, मैंने फाइनली मम्मी को ढूंढ लिया। जिया कहती है कि हस्बैंड क्या हुआ, क्या मैं वापस आई हूँ तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? और आखिर तुम ये मेरे लॉयर के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बेटे के शेयर्स लेना है और कंपनी छीनना है? पर जियांग तो बस ये सब मन में सोचते हुए डर रहा होता है। फिर वो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि वाइफ अब तुम वापस आ गई हो तो कल की बिडिंग मीटिंग के लिए तुम जाओगी। तो जिया सोचने पड़ जाती है। तभी शाह कहता है कि ऑफ कोर्स मम्मी जाएगी, मेरी मम्मी इतनी पावरफुल है, वो हर चीज कर सकती है। और फिर ये जिया से कहने लगता है कि मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी कंपनी की चीजें सीखनी है, तो आप मुझे अपने साथ लेके चलना। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूंगी। फिर जियांग सभी से कह देता है कि अब मेरी वाइफ वापस आ गई है तो मैं आप लोगों का और टाइम नहीं लूंगा, आप लोग यहाँ से घर जा सकते हैं। तो कंपनी के सभी लोग इन लोग को बाय बोलकर चले जाते हैं। और फिर लॉयर भी जिया से इस बारे में पूछता है कि उसकी विल तो इसने फाड़ दिया, तो क्या वो वापस बनाए? तो जिया कहती है कि नहीं, रहने दो, मैं वापस एक नई बनाऊंगी। फिर लॉयर और बाकी सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद जियांग यहाँ पर शाओ से कहता है कि तुम आंटी लिन के साथ रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बातें करनी है। तो शाओ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो जियांग लिन को चिल्लाकर बुलाता है और फिर वो शाओ को जबरदस्ती यहाँ से पकड़ के लेके जाती है। फिर जिया पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी है जो बच्चों के सामने नहीं कर सकते? ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम रियल नहीं हो, तुम फेक हो। जिया डर जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जियांग पूछता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस काम के लिए किसने भेजा है? देखो वो तुम्हें जितने पैसे दे रहा है ना, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। तुम बता दो कि तुम्हें दुआन की एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर किसने भेजा है और तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? फिर जिया कुछ कह नहीं पाती और चुप रह जाती है। और इसके बाद वो यहाँ शाओ के रूम में आती है तो वो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और उससे पूछता है कि डैड आखिर तुमसे क्या बात कर रहे थे? जिया बताती है कि तुम्हारे डैड ने कहा कि वो मुझे डबल पैसे देने के लिए तैयार है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मुझे यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए किसने भेजा है। ये सुनते के साथ ही शाओ आपसे रह जाता है और इसका हाथ छोड़ देता है। तो ये कहती है कि अरे मैंने ऑफ कोर्स उसे हाँ नहीं बोली, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है? तो शाओ कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात पर क्यों बिलीव करूंगा, तुम तो वैसे भी पैसों के लिए मेरे लिए काम कर रही हो, तो अगर तुम्हें मेरे से ज्यादा कोई पैसे देगा तो तुम कैसे मना कर सकती हो? तो शाओ कहती है कि बच्चे मैं मानती हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है और इसलिए मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, पर मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है, मैं ऐसे थोड़ी ना कुछ भी गलत काम करूंगी। और फिर ये इसे बताती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जियांग यहाँ पर उसे उसका मकसद पूछ रहा होता है कि उसे यहाँ पर किसने काम करने के लिए भेजा है, तो वो उसे जवाब देती है कि हस्बैंड आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं फेक हूँ? अगर मैं फेक हूँ तो बताओ रियल वाली कहाँ पर है? मैं तुम्हारे आंखों के सामने खड़ी हूँ फिर भी तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को मेरा खून करते हुए देख लियो? तो ये सुनते के साथ ही जियांग हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो, ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम रियल हो के फेक ये तो कल पता ही लग जाएगा, तो अब हम कल मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो ये रिलैक्स होती है और फिर ये यहाँ पर शाओ को सब बता रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी और तुम कितने मतलबी हो जो मुझ पे शक कर रहे हो। तो शाओ सॉरी कह देता है। तो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि कल की कंपनी की मीटिंग का क्या करे, क्योंकि मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, फिर तो हम लोग सच में एक्सपोज हो जाएंगे। तो शाओ इसे ईयरबड्स देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कल मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसे ही बोलना होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी की बिडिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग आए होते हैं।
यहाँ पर जियांग किसी आदमी की मजाक उड़ा रहा होता है जो कि इनकी कंपनी से काफी फायदा उठा रहा है। तो वो भी आदमी जियांग का मजाक उड़ाता है कि वो भी कुछ कम नहीं है जो अपनी वाइफ के पैसों पर इंजॉय कर रहा है, नहीं तो उसके पास खुद का है ही क्या, कंपनी तो उसकी वाइफ की है ना। फिर सभी लोग उसके मजाक पर हंस रहे होते हैं और जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो लोग कहते हैं कि ये अपने आप को समझता क्या है जो अपनी वाइफ के टुकड़ों पर जी रहा है। अगर मिस दुआन ना होती तो ये थोड़ी ना कभी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन पाता। अब तभी यहाँ इस पार्टी में जिया और शाओ दोनों पहुंच जाते हैं और जियांग सोचता है कि आज मैं बस इस फेक को एक्सपोज कर दूं, फिर ये कंपनी का चेयरमैन मैं ही बनूंगा और फिर ये सारे लोग जो आज मेरे खिलाफ है ना वो सब मेरे साइड हो जाएंगे और मेरी चापलूसी करेंगे। अब जिया यहाँ पर शाओ को देख रही होती है कि जैसा वो अब बोलेगा तो वही बोलकर ये मीटिंग हैंडल कर लेगी। फिर ये जैसी स्टेज पर जाने के लिए आगे बढ़ती है तभी ये वेट्रेस से टकरा जाती है और इसका ईयरबड नीचे गिर जाता है और तभी वो गलती से उसके ऊपर पैर रख देती है और वो टूट जाता है। फिर ये बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब तो मैं गई और फिर शाओ भी अपसेट हो जाता है कि इन लोग का प्लान खराब हो गया। फिर जिया ऐसे जाने को करती है तो जियांग इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो ये कहती है कि मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही, मुझे बाथरूम जाना है। पर जियांग इसे जाने नहीं देता और कहता है कि इससे पहले तो तुम कभी भी कंपनी के काम को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। फिर जिया चुपचाप से स्टेज पर चली जाती है और ये सोचने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि कितना एक्टिंग कर लेगी। फिर जिया यहाँ स्टेज पर जाने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और ये सोचती है कि आखिर ये है क्या, मैं क्या बताऊंगी। फिर ये इतनी देर तक चुप रहती है तो सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि आखिर वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो जियांग जल्दी से स्टेज पर जाता है और कहता है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बल्कि इसमें, क्योंकि ये फेक है, ये दुआन है ही नहीं। सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पूरी दुआन ही दिख रही है तो कोई और कैसे हो सकती है, क्या उसके पास कुछ प्रूफ है। जियांग कहता है कि ये बिडिंग डॉक्यूमेंट ये क्यों नहीं बता पा रही है, क्योंकि ये दुआन है ही नहीं तो इसे कंपनी के बारे में क्या ही नॉलेज होगी। फिर सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि क्या जियांग सही कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ ट्विंस ही सेम दिखते हैं लेकिन मिस दुआन की तो कोई सिबलिंग्स थी ही नहीं। जियांग बताता है कि ये लड़की फेक है और ये बस मेरी वाइफ की तरह दिखती है पर उसकी जगह लेने की एक्टिंग कर रही है। और फिर ये तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाकर जिया को पकड़ने के लिए कह रहा होता है। जिया कहती है कि हस्बैंड आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये मेरी कंपनी है और मैं ही दुआन हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा अगर तुम सच में दुआन हो तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता चला कि मैंने जो तुम्हें बिडिंग डॉक्यूमेंट दिया हूँ ये गलत है। शाओ भी शॉक हो जाता है कि डैडी ने गलत डॉक्यूमेंट दिए। जिया को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये पर्सन कितना चालाक है। फिर जियांग सभी से कहने लगता है कि लकीली मुझे पता लग गया कि ये लड़की फेक है और अच्छा हुआ ये चीज टाइम पर हो गई, नहीं तो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर देती तो हमारी कंपनी के लिए और मेरी फैमिली के लिए मुझे इसे पब्लिक में ही एक्सपोज करना पड़ा। फिर सभी लोग भी बिलीव करने लग जाते हैं पर तभी जिया ऐसे कहती है कि हस्बैंड तुमने मुझे रॉन्ग बिडिंग डॉक्यूमेंट दिया तो आखिर मैं इस बारे में सबको कैसे बताती, ये हमारी फैमिली की बात थी। मैं जानती हूँ कि तुम हमारी कंपनी के बारे में सोच रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे रॉन्ग बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहिए था, ऐसे हमारी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। फिर जियांग तो शॉक हो जाता है कि इसने सब बदल दी। फिर जिया पर अनाउंस करती है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने इस बारे में अच्छे से सोची कि अब मैं कंपनी नहीं संभालूंगी तो आज की बिडिंग डॉक्यूमेंट का स्पीकर मैं नहीं बल्कि कोई और होने वाला है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शाओ अभी छोटा है लेकिन वही मेरी कंपनी का वारिस बनेगा तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आज ही से और अभी से स्टेज से शुरुआत करे। और फिर शाओ से कहती है कि मम्मी को तुम पर पूरा यकीन है, तुम कर लोगे। फिर शाओ स्टेज पर आते ही जिया को इशारा करता है कि उसने बहुत ही अच्छा करी। अब तभी जियांग यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगता है कि शाओ सिर्फ 6 साल का है और अगर उसने सही से हैंडल नहीं किया तो ये बिडिंग की मीटिंग खराब हो जाएगी और हमारा $1 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो जिया कहती है कि जैसी मॉम वैसा बेटा, जब मैं इतनी यंग एज में कंपनी संभाल सकती हूँ तो आखिर शाओ क्यों नहीं कर पाएगा। हस्बैंड तुम मुझ पे तो शक कर रहे थे लेकिन तुम्हें हमारे बेटे पे तो ऐसे शक नहीं करना चाहिए। फिर शेयर होल्डर भी जियांग से कहने लगते हैं कि मिस दुआन बिल्कुल सही कह रही है, आखिर आप यंग मास्टर को ट्राई क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो जियांग यहाँ पर जिया से कह देता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर शाओ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्पीच देता है और कंपनी की मीटिंग अच्छे से हैंडल हो जाती है और सभी लोग इम्प्रेस होते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी उसने सब कुछ अच्छे से बोला। और फिर सभी लोग जिया से भी कहने लग जाते हैं कि आपका बेटा तो सच में बहुत ही स्मार्ट है, ये तो बहुत जल्दी कंपनी हैंडल करने लग जाएगा। तो ये कहती है कि हाँ आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और वो जिया को चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अब भी यहाँ से चली जाओ। तो सभी लोग जियांग को चिल्लाते हैं कि मिस दुआन रियल है, आखिर तुम इन्हें फेक क्यों कह रहे हो। तो ये कहती है कि जाने दो, मेरा हस्बैंड अभी डर गया है कि मैं अचानक से कैसे आ गई।
और फिर ये जियांग से कहने लगती है कि हस्बैंड, लगता है तुमने बहुत काम कर लिए और रेस्ट नहीं करे हो, तो एक काम करो, घर चल के अच्छे से रेस्ट कर लो। तो अब से तुम कंपनी की फिक्र मत करो और कंपनी के सारे काम मुझ पे छोड़ दो। तो ये कहता है कि अच्छा, तुम मेरे सामने तो एक्टिंग कर सकती हो, लेकिन क्या तुम कंपनी के बिजनेस पार्टनर के सामने कर पाओगी? और फिर ये यहाँ पर कंपनी के सारे बिजनेस पार्टनर को बुला लेता है और फिर जिया से पूछता है कि अब बताओ कि इनके नाम और इनकी आइडेंटिटी क्या है। अगर तुम सच में द्वान हो तो तुम्हें तो हमारे सारे बिजनेस पार्टनर के बारे में अच्छी तरीके से पता ही होगा। अब यहाँ पर शाओ तो डर जाता है कि अब क्या होगा, और जिया को भी पसीने छूट रहे होते हैं और वो इतनी देर तक कुछ कह ही नहीं होती है। तो सभी लोग भी शक करने लग जाते हैं कि क्या सच में वो मिस दुआन नहीं है। जियांग कहता है कि देखा, तुम कुछ नहीं बता पाई ना, क्योंकि तुम फेक हो, और अब तो सबको पता लग गया है। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को फिर से बुलाने लगता है। तो जिया तुरंत ही एक एक करके अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में बताने लगती है कि वो कौन है और कौन सी कंपनी से आए हुए हैं। फिर जियांग तो शौक रह जाता है कि वो कैसे बता ले रही है। और फिर शाओ याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ ने पहले जियांग को उसकी मॉम की सारी इन्फॉर्मेशन दिया होता है याद करने के लिए, और वो ऐसी बहुत ही परेशान होती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक रात में कैसे याद करूंगी। तभी इतने में यहाँ पर शाओ और फाइल्स लेकर आ जाता है और कहता है कि इसमें उन सारे लोगों के बारे में भी लिखा है जिसके साथ मेरी मॉम काम कर रही है, तो तुम्हें ये सब भी याद करना होगा, क्योंकि मेरे डैड इतनी आसानी से तो तुम पर बिलीव नहीं करने वाले, तो वो तुमसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो जिया कहती है कि मैं इतना सारा कैसे याद करूंगी, मुझे तो ये सारा याद करने के लिए आधा साल लग जाएगा, और तुम तो जानते ही हो ना कि मैं तो एग्जाम में फेल हो गई थी, तो इतना सब याद करना मेरे बस का थोड़ी ना है। तो एक काम करते हैं, मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूँ और तुम किसी और को ढूंढ लो इस काम के लिए। तो शाओ कहता है कि अब तो मेरे डैड तुमसे मिल चुके हैं, तो बताओ अब मैं मेरी मॉम की जैसे दिखने वाली एक और कोई पर्सन को कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। तो जिया कहती है कि लेकिन ये सारी चीजें तो मुझसे नहीं याद होगी ना। तो शाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाने दो, मैं सोच लूंगा कि मुझसे गलती हो गई और मैंने गलत पर्सन को ढूंढा है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है। और फिर जिया देखती है कि वो बेचारा बाहर बैठ के रो रहा है, तो इसे उस पर तरस आती है और फिर वो मन लगा के सारी चीजें याद करने बैठ जाती है और पूरी रात लगाकर वो याद कर ही लेती है। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया एक एक करके अपने सभी बिजनेस पार्टनर को पहचान रही होती है और सभी का नाम और उनकी कंपनी के बारे में बताती जाती है। पर फिर जिया दो लड़कियों को देखकर याद ही नहीं कर पाती कि वो लोग कौन है। ये दोनों ट्विन सिस्टर जिया से कहती है कि मिस दुआन, क्या आपने हमें पहचाना नहीं? हमें अच्छी तरीके से याद है कि सिर्फ आप ही एक पर्सन है जो हमें इतनी इजीली पहचान जाती है, और आपने कहा था कि आपको लोगों को पहचानने की कला है, तो आप चलो जल्दी से हम दोनों को पहचान के बताओ। जियांग कहता है कि तुम्हें याद है ना कि इन लोगों ने हमारे साथ इसलिए बिजनेस डील करी थी क्योंकि तुमने इन दोनों सिस्टर्स को इजीली पहचान ली थी कि दोनों में से कौन कौन है। तो वो दोनों कहती है कि हाँ, हमें आपकी यही चीज बहुत पसंद आई थी, तभी हम लोग बिजनेस डील के लिए माने थे। तो मिस दुआन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसे किसी भी पर्सन को मिस दुआन की जगह लेने नहीं देंगे। अब यहाँ दो शेयर होल्डर बातें करने लगते हैं कि ये दोनों सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत सारी कंपनीज इनके साथ बिजनेस डील करना चाहती है, और जियांग ने इन लोग को लेकर आया है। और अगर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मिस दुआन फेक है, फिर तो ये लड़की बचेगी नहीं। अगर ये इन दोनों सिस्टर से पंगा ले लेगी तो इसे जेल जाना पड़ेगा। अब जिया तो ये सुन के और डर रही होती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी जियांग से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है? फ्यूनरल वाले दिन तो तुमने इतनी आसानी से मना कर दी थी कि तुम फेक नहीं हो। अब तभी जिया इन दोनों सिस्टर को देखकर याद करने लगती है कि उसने उस दिन इन दोनों के बारे में भी याद करी थी कि इन दोनों ट्विन सिस्टर में से एक को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और एक को वायलिन। पर जिया अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये दुआन इन दोनों में से पहचानती किससे थी, आखिर मैं क्या करूँ कि इन दोनों को पहचान लूं। तभी ये दोनों सिस्टर जिया को चिल्लाने लगती है कि सच में तुम तो फेक हो, तुम मिस दुआन हो ही नहीं सकती, अगर तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो तो तुम एक झूठी हो। तभी शाओ जल्दी से बीच में आकर कहने लगता है कि ये मेरी मॉम है और ये कोई झूठी नहीं है। तो जियांग यहाँ पर सभी से कहता है कि देखो, ये लड़की सच में फेक है और कुछ दिनों में ही इसने मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा ली और वो भी इस पर बिलीव कर रहा है। और फिर ये जिया को चिल्लाता है कि तुमने कंपनी के बारे में चीट करी थी तब तक सही था, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ भी चीट करी हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सिर्फ 6 साल का है और एक छोटा बच्चा है, आखिर तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर सभी लोग भी यहाँ पर जिया को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उस जैसी पर्सन को तो सच में जेल होना चाहिए जो मिस दुआन बनने की एक्टिंग कर रही है। फिर यहाँ पर ये दोनों सिस्टर भी जिया का हाथ पकड़ के उसे चिल्ला रही होती है। तभी इतने में जिया एक के हाथ पर चोट का निशान देख लेती है और फिर वो पहचान जाती है और दोनों को ही उन लोग के नाम से उन लोग को बताती है। तो वो लोग खुश हो जाती है कि फाइनली मिस दुआन आपने हमें पहचान लिया। ये कहती है कि अरे मैं बस मजाक कर रही थी, इतना सीरियस एटमॉस्फेयर चल रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा जोक करना चाहिए तो मजा आएगा। फिर सभी लोग जिया की बात पर बिलीव कर लेते हैं और हंसने लग जाते हैं।
फिर शाओ भी खुश हो जाता है, पर तभी जियांग से चिल्लाने लगता है और पूछता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो और तुमने इन्हें कैसे पहचानी। जिया सोचती है कि उसने चोट के निशान से ये अंदाजा लगा ली कि आखिर रॉक क्लाइंबिंग कौन सी सिस्टर करती थी और कौन सी सिस्टर वायलिन, और वो अपने आप पे नाज करती है कि सच में मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। तभी शाह कहने लगता है कि मुझे पता था आप ही मेरी मम्मी हो और आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। जियांग तो कह जा रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अभी जिया से एक्टिंग करते हुए कहती है कि हस्बैंड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा शाओ अभी सिर्फ 6 साल का छोटा बच्चा है, तुम इसकी मॉम को इससे कैसे अलग कर सकते हो, क्या किसी बच्चे की मॉम के साथ उसको अलग करना अच्छी बात है। फिर सभी शेयर होल्डर्स बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर जियांग अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे कैसे शक कर सकते हैं। जिया कहती है कि आप सभी ने देखा ना कि मेरे हस्बैंड की मेंटल स्टेट बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने दे दूँ और तब तक के लिए मेरा बेटा शाओ कंपनी संभालेगा और अभी के लिए वो मेरे हस्बैंड की पोजीशन के तौर पे डायरेक्टर की जॉब करेगा। ये सुनते के साथ ही जियांग कहने लगता है कि आखिर तुम शाओ को ये काम कैसे दे सकती हो। तो ये कहती है कि अगर हम शाओ को अभी से काम करने नहीं देंगे तो वो आखिर कंपनी का वारिस कैसे बनेगा। हस्बैंड कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी कंपनी किसी और को देना चाहते हो। तो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारी सुनूंगा और देखो मैं मानता हूँ कि आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है, लेकिन मैंने बस ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह कोई भी ले। तो अब तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी ना। तो वो कहती है कि नहीं। फिर कहता है कि ठीक है अब मैं घर जाके तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर जिया कहती है कि आज की मीटिंग यहीं पर ही खत्म करते हैं, तो आप लोग अपने घर जाओ। फिर सभी लोग यहाँ से बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर जिया यहाँ पर चैन की सांस लेती है और कहती है कि आज तो मैं डर ही गई थी। तभी शाओ हंसने लग जाता है। ये कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, बताओ आज मेरी एक्टिंग कैसी थी, मैंने बहुत ही अच्छा की ना। तो शाह कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा काम करोगी, लेकिन अभी भी डर है। डैड ने तुम पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करे और वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तो जिया कहती है कि तुम इतने छोटे हो तो आखिर इतने बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक करूंगी। तो शाह बहुत ही खुश होने लगता है और सोचता है कि काश ये सच में मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग घर पे जाकर चीजें तोड़फोड़ कर रहा होता है और अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तो लिनी से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुआन सच में वापस आ गई है और हमसे बदला लेने वाली है। तो कहता है कि बकवास मत करो, वो मर चुकी है और मैंने उसे मारा हूँ, और अगर तुम ऐसी बकवासें करोगी ना तो मैं तुम्हें उस दुआन के पास ही भेज दूंगा। तभी लिन कहती है कि तुम्हारे हाथ पे तो चोट लग गई, लाओ मैं बैंडेज कर दूं। जियांग कहने लगता है कि आखिर हम कैसे इस बारे में प्रूव करें कि वो एक फेक है। फिर इसे एक आइडिया आता है और ये काम देता है कि जाओ दुआन के पर्सनल डॉक्टर को यहाँ पर बुला के लेकर आओ। और ये सोच लेता है कि वो एक फेक है तो आखिर उसकी बॉडी पूरी दुआन की तरह थोड़ी ना हो सकती है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और शाओ तो यहाँ बाहर आइसक्रीम खाने गए होते हैं और जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं जियांग से कहता है कि वाइफ फाइनली तुम घर आ गई, डॉक्टर कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, ये तुम्हारा चेकअप करने के लिए आए। तो जिया मना करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। पर ये इसका हाथ पकड़ के इसे रोकने लग जाता है और कहता है कि नहीं चेकअप तो तुम्हें कराना पड़ेगा। पर जिया मना करती है और वो डॉक्टर को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर जिया शाओ के साथ यहाँ से रूम में चली जाती है। पर जियांग को तो पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में फेक है। लिन भी खुश हो जाती है कि अब तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो फेक निकली, लेकिन अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये फेक है। ये कहता है कि बहुत ही सिंपल, दुआन को पहले से कुछ बीमारियां थी, अगर हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये सच पता लग जाएगा और फिर हम सभी को ये प्रूफ दे देंगे। तभी हम देखते हैं कि शाओ इन लोग की सारी बातें सुन रहा होता है और फिर वो यहाँ पर जिया के पास आकर उसे सब बताता है कि डैड को तुम पर 100% शक है कि तुम फेक हो और वो आने वाली बोर्ड मीटिंग में मेरी मॉम के बॉडी का डेटा और तुम्हारा डेटा कंपेयर करके सभी को दिखाने वाले हैं कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तो ये कहती है कि कौन सा डेटा। तो शाह बताता है कि मेरी मम्मी को स्टमक की प्रॉब्लम थी तो उनकी सर्जरी हुई थी। तो जिया तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अब तो सबसे बड़ा एविडेंस मैं ही बन गई हूँ और अब तो तुम्हारा डैड हमें इजीली एक्सपोज कर देगा, तो बताओ अब हम क्या करें। तभी यहाँ पर शाओ हैमर लेकर आ जाता है तो ये डरने लग जाती है कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो, देखो ऐसा मत करो, ये वाली चोट तो दिखने में आ जाएगी और छोटे बच्चे मैं इतनी मुश्किलों से पैसा कमाती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा तो काम हो जाएगा लेकिन अगर मैं डिसेबल हो गई तो मेरी जिंदगी का क्या। इसलिए जैसे मैं तुम पे तरस खा रही हूँ तुम भी मुझ पे तरस खा लो। तो ये कहता है कि चुप बैठो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, मेरे लिए है। देखो अगर मुझे चोट लग जाएगी तो बोर्ड मीटिंग को कुछ टाइम के लिए कैंसिल करने का रीजन मिल जाएगा और तब तक हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। तो जिया कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, तुम तो अभी बहुत छोटे हो,
तो ये कहता है कि नहीं, मुझे अपनी मॉम के लिए ये करना ही होगा। और फिर ऐसा बोलकर ये अपने आप को मारने जा रहा होता है। तो जिया इसे रोककर कहती है कि नहीं, अगर तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या। तो ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है और फिक्र मत करो, मुझे दर्द से डर नहीं लगता है। तो जिया को ये देखकर बुरा लगता है कि मैं इतनी बड़ी हूँ तो आखिर मैं एक बच्चे को मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे दे सकती हूँ। फिर ये उसे समझाती है कि शाओ देखो, तुम्हें मुझ पर ऐसे बिलीव करना होगा जैसे मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ, तो हमें ऐसे सफर करने की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझ पे छोड़ दो और मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। तो शाओ जल्दी से उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग का दिन आ जाता है और सभी शेयर होल्डर जियांग के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मिस दुआन को अपने हस्बैंड पर बिल्कुल बिलीव नहीं है और वो अपने हस्बैंड को कंपनी देने से ज्यादा बेहतर अपने छोटे से बच्चे को कंपनी देना चाहती हैं। लगता है मिस दुआन की नजर में मिस्टर जियांग की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे भी ये फ्री का खाते हैं तो क्यों वैल्यू होगी। ऐसा बोलकर ये लोग इस पर हंसे जा रहे होते हैं और ये सोचता है कि जितना हंसना है हंस लो, एक बार मैं बस उस फेक को एक्सपोज कर दूं, फिर ये कंपनी मेरी होगी और फिर मैं तुम सभी से अपना बदला लूंगा। तभी इतने में यहाँ पर जिया शाओ के साथ आ जाती है और वो अनाउंस करती है कि मैं अब से अपने बेटे शाओ को इस कंपनी को संभालने के लिए दे रही हूँ और मैं बस साइड से उसकी हेल्प करूंगी और मुझे यकीन है कि अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी की मदद से शाओ इस कंपनी को अच्छे से हैंडल कर लेगा। जियांग सोचता है कि इसे क्या लगता है कि ये इन लोगों की मदद से मुझे कंपनी नहीं लेने देगी, कि मिस दुआन बिल्कुल सही कह रही है, अपने हस्बैंड जैसे आउटसाइडर से तो अच्छा है कि वो अपने बेटे को कंपनी दे दे। फिर ये लोग जिया से कह देते हैं कि मिस दुआन आप फिक्र मत करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी इतने में जियांग कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे आप लोग को पहले कुछ दिखाना है। और फिर ये सभी को शाओ की मॉम यानी कि दुआन की मेडिकल रिपोर्ट देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को स्टमक की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन अभी वाली दुआन के पास ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये कोई बीमार नहीं है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये मेरी वाइफ दुआन है ही नहीं। और फिर ये उसे पूछता है कि क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी। फिर सभी शेयर होल्डर भी जिया को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो वो कहती है कि हाँ, मेरी स्टमक की प्रॉब्लम कब का ठीक हो गई थी। तो जियांग हंसते हुए कहने लगता है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल लेती हो ना, अगर सच में तुम ठीक हो गई हो तो हमें भी बताओ कि ऐसा कौन सा स्पेशल हॉस्पिटल है जिसने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है। लेकिन तुम ये तो बता ही नहीं पाओगी क्योंकि तुम दुआन हो ही नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी वाइफ दुआन को मार दी हो। और फिर ये सभी शेयर होल्डर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे ही गलत समझते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपनी वाइफ का फ्री का खाता हूँ। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को माउंटेन से गिराकर मार दूंगा ताकि मैं उसकी कंपनी ले सकूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मुझे तो बस अपनी वाइफ की पड़ी है। मैं उसकी मेहनत की बनाई हुई कंपनी को ऐसे किसी और को लेने थोड़ी ना दे सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये कंपनी हमारे बच्चे को मिले। जिया सोचती है कि सच में ये डिस्गस्टिंग मैन किस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। फिर जियांग से चिल्लाने लगता है कि तुम बता दो कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी वाइफ बनने का प्रेटेंड क्यों कर रही हो? क्या तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो? देखो, मेरी नजरों में पैसे कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस मेरी वाइफ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। अब यहाँ पर सभी शेयर होल्डर इसके रोने धोने वाली एक्टिंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि सच में आप तो अपनी वाइफ और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, फिर तो ये कंपनी आपको ही मिलनी चाहिए। और फिर ये लोग जिया को चिल्लाने लगते हैं कि वो तो सच में एक फेक है। तभी शाओ जिया को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि मेरी मम्मी को आप लोग फेक नहीं बोल सकते। तो जियांग से समझाने लगता है कि बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि ये तुम्हारी मॉम हो, लेकिन ये तुम्हारी मॉम नहीं है, ये एक फेक है और तुम्हें धोखा दे रही है, इसलिए बात को समझो, हमें इसे सजा देना होगा। पर शाओ इसे दूर कर रहा होता है और कहता है कि आप लोग की बात मैं नहीं जानने वाला हूँ, ये मेरी मॉम है और मैं इन्हीं पर बिलीव करूंगा। जिया इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम एक बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? तो सभी शेयर होल्डर जिया को चिल्लाते हैं कि तुम एक फेक हो, तुम होती भी कौन हो? एक बेटे और एक फादर के बीच में आने वाली, तुम जैसी लड़की को तो जेल में जाना चाहिए। तुम कैसे यहाँ पर फेक बनने की एक्टिंग कर रही हो? और फिर ये लोग तो इसके सर पे ग्लास भी फेंक देते हैं और जिया के सर में चोट लग जाती है। ये देखकर शाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और जियांग यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि अच्छा हुआ, बढ़िया ही फेक बनने की एक्टिंग कर रही है। तभी जिया यहाँ पर इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं अपने बेटे शाओ को कंपनी क्यों देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लिन के साथ मिलकर अफेयर चला रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। तो ये चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, एक फेक होकर तुम मेरे बारे में ऐसे रूमर नहीं फैला सकती। रुको, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें निकालता हूँ। तो जिया कहती है कि मैं फेक हूँ कि नहीं ये तो अभी पता लग ही जाएगा। और फिर ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाल कर दिखाती है और बताती है कि इसमें साफ लिखा है कि शाओ मेरा ही बेटा है। जियांग ये देखकर शॉक हो जाता है और सारे शेयर होल्डर भी देखने के बाद शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये फेक कैसे हो सकती है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट असली है।
और फिर ये लोग जिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग कंपनी के बारे में ही सोच रहे थे। और फिर ये जियांग से कह देती है कि अब तक मैं तुम्हें माफ़ करती आ रही थी, लेकिन अब तुमने मेरी बॉटम लाइन क्रॉस कर दी है। और फिर इसके गार्ड्स यहाँ पर लिन को पकड़ के लेकर आ जाते हैं, जो कि जियांग से कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। जिया यहाँ पर सभी से कहती है कि इसे तो आप सब लोग जानते होंगे ना, मैंने इसे शाओ की नैनी के तौर पर हायर करी थी, पर ये और मेरा हस्बैंड पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे थे और अफेयर चला रहे थे, और दोनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग करे ताकि ये लोग कंपनी मुझसे छीन सके। फिर सभी शेयर होल्डर यहाँ पर जियांग को चिल्लाते हैं कि वो सच में एक डैड बनने के लायक नहीं है। जिया रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे और कंपनी के लिए इतना कुछ कर रही थी और तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट की, पर तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। ऐसा बोलते हुए ये रोने की एक्टिंग करके शाओ को हक कर रही होती है। तो शाओ कहता है कि मम्मी आखिर डैडी ने हमारे साथ ऐसा क्यों करे। फिर शेयर होल्डर्स कहने लगते हैं कि हमें पुलिस को बुलाकर इन दोनों को अरेस्ट करवाना चाहिए। जियांग सोचता है कि ऐसे टाइम पर मैं इसे ही सेक्रीफाइस करके बच सकता हूँ। और फिर ये लिन को स्लैप मार के उसी पे इल्जाम डालने लगता है कि अगर तुमने मुझे सेड्यूस ना करी होती तो मैं कभी ये मिस्टेक करता ही नहीं। और फिर जिया से कहने लगता है कि शाओ के लिए मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इस लड़की की बातों में आ गया और इसके जाल में फंस गया था। तो लिनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम सारा इल्जाम मुझ पे कैसे डाल सकते हो। और फिर ये जिया से कहती है कि ये तुम्हें झूठ कह रहा है, ये भी मेरे साथ मिला हुआ था और मैं तो उल्टा इसके कहने पर सब कर रही थी। तो ये इसे मारता है और जिया से कहता है कि तुम इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये झूठी है और इसकी बातों में आकर तुम हमारी इतने सालों की शादी को मत खराब करना। इसलिए शाओ के बारे में सोचकर ही मुझे छोड़ दो। अगर मैं जेल चला गया तो सोचो शाओ बड़ा होगा तो उसे क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो जिया यहाँ पर शाओ को अपने पास करती है और इसे कहती है कि तुम सच में कंफ्यूज हो गए थे या फिर लिन के साथ मिलकर जानबूझ के ये सब कर रहे थे, ये तो लिन खुद ही बता देगी। और फिर लिन से पूछती है कि सच बताओ। तभी जियांग इसे जाकर समझाता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोली और मैं जेल गया तो फिर तो तुम मुझसे बचोगी नहीं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर लिन नहीं मानती है और जिया से बताने लगती है कि सब इसी का किया हुआ है और ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और सब इसने मुझे बोल के ये सब करवाया था। और ये और भी कुछ सच बताने जा रही होती है तभी ये इसे मारता है तो वो बेहोश होने लगती है। और फिर जिया इसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और ये लिन से कहती है कि तुम सच बताओ, मैं सुन रही हूँ। जियांग कहता है कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो इसकी जो भी बातें हैं वो सही नहीं मानी जाएगी। लिन बताने की कोशिश कर रही होती है तभी इतने में यहाँ पर शाओ से रोक देता है और कहता है कि अब ये सब यहीं पर ही खत्म करते हैं, अब बहुत हो गया। तो जिया से पूछती है कि शाओ तुम ये क्या बोल रहे हो। तो शाओ कहता है कि मम्मी आप ये सोच लो कि आज जो भी हुआ है वो डैडी ने मजाक करे, तो ये सारी चीजें हम अभी खत्म कर देते हैं और घर चलते हैं, मैं काफी थक गया हूँ और मुझे घर जाके रेस्ट करना है। फिर जियांग तो बड़ा खुश जाता है और शाओ को हक करके कहता है कि मेरा प्यारा बेटा तुमने सही कहा, मैं जोक कर रहा था। फिर इसके बाद जिया यहाँ घर पहुंचने के बाद शाओ से पूछती है कि आखिर तुमने आज ये सब क्या किया। अच्छा खासा सारा सच पता चलने वाला था और तुम्हारी मम्मी को भी इंसाफ मिल जाता। तो ये कहता है कि डैड बिल्कुल सही कह रहे थे कि उस टाइम पर आंटी लिन की बातों पर बिलीव नहीं कर सकते, वो अपना बचने के लिए डैड के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही होंगी। तो जिया कहती है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे डैड सच में खूनी नहीं है। शाह कहता है कि बिना एविडेंस के तुम ऐसा नहीं कह सकती हो और ये बस तुम्हारी मन की सोच है, और वैसे भी इस काम में तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि मैंने तुम्हें हायर किया तो तुम अपनी मन की मर्जी नहीं चला सकती हो। तो जिया गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैं अपनी जान रिस्क पे लगाकर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझे ये सब कह रहे हो। ऐसा बोलकर ये गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तो शाह कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को ना मारा हो और मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो खूनी ना हो। फिर जिया सोचती है कि कोई बड़ा पर्सन भी इस बारे में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसकी मॉम को उसके डैड ने मारा, तो आखिर एक 6 साल का छोटा सा बच्चा कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। फिर जिया शाओ से सॉरी बोलती है कि मुझे तुमसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, ठीक है अब से जैसा तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। फिर शाओ पूछता है कि वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का क्या, आखिर वो रियल कैसे हो सकती है, लेकिन उसमें तो स्टैम्प था तो वो रियल होगी, ऐसा कैसे। जिया बताती है कि हाँ वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तो रियल ही था। तो ये शॉक होकर पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मेरी मम्मी हो। तो जिया कहती है कि वो रिपोर्ट असली थी तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ी ना वो तुम्हारी और मेरी थी। मैं घर में कुछ क्लोज ढूंढ रही थी और तभी मुझे तुम्हारी मॉम का बाल मिल गया था, तभी तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट रियल आई। ये कहता है कि फिर तो कितना अच्छा हो गया, डैड तो अब इस बारे में झूठ नहीं मान सकते। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लिन को बांध के रखता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बेल पे निकलवा लिया हूँ, तो ये समझ लेना कि तुम्हें अब मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहती है कि ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे मारना मत। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम अभी मेरे लिए बहुत काम की हो,
और फिर ये इसे ये भी बताता है कि वो जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी ना वो रियल थी। तो लिन डरने लग जाती है कि यानी दुआन सच में हम लोग से बदला लेने के लिए आई है, फिर तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो कहता है कि अगर वो रियल भी है तो क्या हुआ, मैं उसे फिर से मार दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शाओ से मिलने के लिए उसके रूम में आती है, पर वो यहाँ पर होता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर जियांग आकर इसे कहता है तो उसे कैंपिंग के लिए बाहर लेकर गया हूँ और फिर यहाँ पर तुम्हें भी पिक करने आया हूँ। जिया सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाओ मुझे बिना बोले चले जाए, जरूर ये इसी की कुछ प्लानिंग है। फिर ये इसके साथ कार से जाने लग जाती है और फिर ये सोचने लगती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाला। फिर ये चुपके से अपना फोन निकालने लगती है, तभी वो देख लेता है और जल्दी से कार को रोकता है और फिर उसे खाई के पास लाकर कहने लगता है कि तुम्हें याद आ रहा है तुम यहीं पर ही खड़ी थी और फिर यहीं से मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोई इधर से नीचे गिरने के बाद जिंदा वापस कैसे आ सकता है, लेकिन जाने दो, अब कोई बात नहीं, तुम रियल हो या फेक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब वापस से मरने वाली हो। ऐसा बोलकर ये जिया को यहाँ से गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर जिया के बारे में बुरा सपना देखता है और फिर उससे मिलना चाह रहा होता है, पर तभी जियांग से रोक लेता है और इसे समझाता है कि अब वो दोबारा अपनी मॉम से कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए चुपचाप से उसके पास ही रहे। तो शाह चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी मेरे डैड बनना डिजर्व नहीं करते, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। तो जियांग से बातों बातों में बता देता है कि अब वो मर चुकी है और अब कभी वापस नहीं आने वाली। तो शाह बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, अगर मैंने उन्हें यहाँ पर ना लाया होता तो ये सब नहीं होता। तो जियांग समझ जाता है कि अच्छा तो तुम ही ने उस फेक लड़की को हायर किए थे, देखो तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो अच्छा नहीं होगा। देखो अगर तुम कुछ बोलोगे भी ना तो भी कल बोर्ड मीटिंग में कोई भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए अच्छे से रहो और मेरे बेटे बन के रहो। ऐसा बोलकर जियांग यहाँ रूम से बाहर चला जाता है और फिर शाओ बहुत ज्यादा रोने लगता है और जिया को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग यहाँ सभी शेयर होल्डर को बता देता है कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है और कल ही वो माउंटेन से गिर के मर गई। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो ये कहता है कि मैंने किसी को अपनी वाइफ की बॉडी ढूंढने के लिए भेज दिया हूँ, अगर अभी आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग जब बाद में देख लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो शाह यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मेरे डैडी ने ही मेरी मम्मी को मारा है। तो जियांग कहता है कि एक छोटे से बच्चे की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता और वैसे भी इसकी मम्मी खो गई है तो ये तो अभी उस हालत में ही नहीं है और कुछ भी कह रहा है। तो शेयर होल्डर पूछते हैं कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यंग मास्टर झूठ कह रहा है। तो शाह कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को मारा है। तो यहाँ पर शाह को चुप कराने के लिए जियांग उसे पकड़ लेता है। तो सभी शेयर होल्डर जियांग को चिल्लाने लगते हैं कि अब उन्हें पूरा शक हो रहा है कि जियांग का ही इसमें हाथ है, और क्योंकि वैसे भी मिस दुआन की विल में उसका बिल्कुल भी नाम नहीं था तो वो लोग उसे कंपनी नहीं देंगे, ऐसा वो लोग उसे कहने लग जाते। तो जियांग अपने गार्ड को इस एक बंदे को मारने का ऑर्डर देता है और फिर लोग इसे मारने लग जाते हैं। तो बाकी शेयर होल्डर डर रहे होते। तो जियांग कहता है कि अब आप लोग ने देख लिया ना, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, तो क्या कोई कुछ बोलना चाहेगा। फिर सभी डर जाते हैं और ये अनाउंस करे जा रहा होता है कि अब वो कंपनी उसकी है। पर इतने में शाओ यहाँ पर बाहर खड़े जिया को देख लेता है और आवाज देने लगता है कि मम्मी, और मम्मी मम्मी बोलकर रोए जा रहा होता है। तो जियांग से चिल्लाता है कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है, चुप हो जाओ। तो यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज शाओ के साथ होते हैं और जियांग से कहते हैं कि वो बहुत गलत कर रहा है, ऐसे वो बच्चा पागल हो सकता है। तो जियांग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर इन एम्प्लॉयज को मारने के लिए बोलता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया जाती है और उसे चिल्लाती है कि ये सब स्टॉप करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉइज और मेरे बच्चे को परेशान करने की। तो जियांग इसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि तुम मरी नहीं। तो कहती है कि सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, और फिर शाओ से कहती है कि अब मम्मी वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं कि जिया के हाथ में दुआन का फोन होता है और जियांग भी देखकर पहचान जाता है। जिया सभी को जियांग के बारे में बताने लगती है कि इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरे पास इसके खिलाफ प्रूफ है। और फिर ये वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जब जियांग दुआन को मारने के लिए उसे कह रहा था कि अब वो मर जाएगी तो कंपनी उसकी हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो उसे माउंटेन से नीचे गिरा देता है। फिर सभी एम्प्लॉइज कहने लगते हैं कि जियांग को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। जिया बताती है कि मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग को पुलिस को दे चुकी हूँ और जियांग अब तुम्हें जेल होके रहेगी। फिर यहाँ पर जियांग चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मरी क्यों नहीं। तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते और जिया उसे बताती है कि मैं मरना डिजर्व ही नहीं करती थी और गॉड ने मुझे यहाँ पर वापस भेजा है तुम्हारी असलियत सभी को बताने के लिए। और फ्रिया गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि अब इसे पुलिस के पास लेके जाओ। तो यहाँ पर जियांग शाओ को मनाने लगता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ ना, प्लीज अपने डैडी को इस बार छोड़ दो और माफ कर दो। फिर शाओ सोचने पड़ जाता है। तो जिया सोचती है कि कहीं ये पिछली बार की तरह फिर से इसे माफ ना कर दे, पर तभी शाओ तो यहाँ पर जियांग का हाथ छोड़ देता है और फिर इसे गार्ड्स पकड़ के लेकर जाते हैं। जियांग कहते हुए जा रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वापस आऊंगा। तो जिया को उसकी बात पर हंसी आ रही होती है। फिर वो यहाँ सभी एम्प्लॉइज को कहती है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिए उसके लिए बहुत थैंक यू, तब आप लोग हॉस्पिटल जाओ। और फिर जिया यहाँ पर शाओ से कहती है कि तुम डर गए होंगे ना,
तो ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, और मुझे लगा कि जैसे मेरी मॉम वापस नहीं आ रही है, तुम भी मेरे पास कभी वापस नहीं आने वाली। तो जिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था, मैंने तो अभी तुमसे अपने काम का पैसा भी नहीं ली, तो मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ। और फिर ये इसे बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब दुआन ने इसे माउंटेन से नीचे गिरा दिया था तब इसे थोड़ी देर बाद होश आ गया था, और उसे यहाँ पर एक बैग मिला था जिसके अंदर इसे दुआन का फोन मिल गया था और उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग थी। फिर ये सब जिया शाह को बताती है तो वो अपसेट हो जाता है। ये कहती है कि जरूर तुम्हारी मॉम को पहले ही पता लग गया होगा कि तुम्हारे डैड उन्हें मारने वाले, तो वो अपने आप को बचा तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली। शाह कहता है कि मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस की थी कि वो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगी, पर मैं वेट करता रह गया और मम्मी आई ही नहीं। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी काफी दिनों से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाई हूँ, तो हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते। फिर शाह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू मम्मी बोलता है। तब फिर दोनों जन रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और जिया वॉशरूम चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर सेम दुआन की तरह दिखने वाली एक और लड़की आ जाती है और वो शाह से बताने लगती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। तो शाह पूछता है कि मम्मी आप तो माउंटेन से गिर के मर गई थी ना। तो ये कहती है कि मैं माउंटेन से गिरी जरूर थी, लेकिन कुछ विलेज के लोगों ने मुझे बचा लिए थे और मैं इतने टाइम से हॉस्पिटल में कोमा में थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तभी यहाँ पर जिया वापस आती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि दुआन जिंदा है। दुआन यहाँ पर शाह को बताती है कि मुझे लिन ने मारने की कोशिश की थी, तो चलो अब तुम्हारे डैड को गुड न्यूज देते हैं कि मैं वापस आ गई हूँ। तो शाह कहता है कि मम्मी आप ये क्या कह रही है, डैडी ने ही तो आपको मारा था ना और अभी वो जेल में है। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डैड खूनी नहीं है और उन्होंने मुझे नहीं मारा। तो जिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में भी साफ सुनाई दिया था और उसने भी खुद अपने मुंह से बोल दिया था कि उसने तुम्हें माउंटेन से गिराया, तो तुम क्या कह रही हो। तो दुआन कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी तरह कैसे दिख रही हो। तो शाह बताता है कि मम्मी मैंने इन्हें हेल्प के लिए ढूंढा था क्योंकि मैं सच पता लगाना चाहता था कि आपको किसने मारा। तो दुआन कहती है कि मैंने बताई ना, मुझे किसी ने मारा नहीं था, ये तो एक्सीडेंट था कि मैं माउंटेन से गिर गई थी, और मुझे तो लगता है कि ये लड़की बस तुम्हें हेल्प करने की एक्टिंग कर रही है और सारी चीजें का मास्टरमाइंड तो यही है। और देखो तुमने मुझे रिप्लेस करने के लिए इसे लेकर आए थे ना, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी वापस आ गई है तो इसे यहाँ से भेज दो। तो जिया कहती है कि मेरे पास खुद के पैर है, मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन जब तक शाह पूरी तरीके से सेफ नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो दुआने से चिल्लाती है कि शाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब उसके पास उसकी मम्मी भी है और डैडी भी। तो जिया शॉक होकर कहती है कि क्या तुम अब जियांग को जेल से निकलवाने वाली हो। तो दुआन कहती है कि ऑफ कोर्स उसने कुछ किया ही नहीं है, तो उसका तो जेल से बाहर आना बनता ही है, और तुम जो मेरी फैमिली के खिलाफ ये प्लानिंग कर रही हो ना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो शाह कहने लगता है कि मम्मी इन्होंने कुछ नहीं किए, ये तो बस मेरी हेल्प कर रही थी। तो दुआन रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मम्मी पर बिलीव नहीं है और इस फेक पर बिलीव है। तो शाह कहता है कि मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप रो मत। फिर दुआन इसे कह देती है कि मिस जिया आपको हमारी फैमिली के मैटर के बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिर दुआन शाह को लेकर जा रही होती है तो जिया कहती है कि रुको, मेरी भी अभी कुछ चीजें घर पे रह गई है, तो मैं पहले वो आकर ले लूँ फिर ही मैं जाऊंगी। फिर जिया यहाँ अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, तो मुझे यहाँ से जाना होगा ही। फिर शाह से मिलने आ जाता है तो जिया से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो ये कहता है कि मैंने कभी तुम्हें डाउट किया ही नहीं। जिया कहती है कि मुझे शक है कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, तुम उसका टेस्ट लेने की कोशिश करो और पता लगाओ कि वो तुम्हारी मॉम है भी या नहीं। फिर शाह अपने कुछ सीक्रेट का यूज करता है जो सिर्फ उसकी मॉम को पता थी, जैसे कि उसे गर्म पानी से एलर्जी है। तभी दुआन उसे गर्म पानी को हाथ लगाने से रोकने लग जाती है। तो यहाँ पर शाह को बिलीव हो जाता है कि यही उसकी मम्मी है, और वो जिया से कह देता है कि अब उसे यहाँ से चली जानी चाहिए क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं, और वो उसे उसके पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। तो जिया भी सोच लेती है कि सही बात है, मैं यहाँ पर पैसे के लिए आई थी ना, तो अब मुझे चले जाना चाहिए। फिर जिया बहुत सारी शॉपिंग करने जाती है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुआन जियांग को जेल से बाहर निकलवा लेती है और फिर रिपोर्टर्स के सामने ये बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बिल्कुल नहीं मारा है और वो तो इनोसेंट है। और फिर वो कहती है कि मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपने हस्बैंड के नाम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हस्बैंड इस कंपनी को संभाल पाएगा। तभी जिया भी ये न्यूज़ देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये सच में असली दुआन है। फिर वो शाह को कॉल लगाने लगती है पर उसका कॉल दुआन उठाती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा मेरे बेटे को परेशान मत करना, अब तुम्हारा हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पर जिया फिर भी नहीं मानती है और शाह को सच बताने के लिए यहाँ घर आ जाती है, पर जियांग और दुआन मिलकर इसे घर से बाहर निकाल देते हैं और शाह भी जिया पर बिलीव नहीं करता है। तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो बस अभी उन लोगों की बातों में आ गया है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। फिर जिया कुछ ना कुछ करके सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है और फिर जिया को पता लगता है कि शाह बीमार हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तभी यहाँ पर वो नर्स बनकर उसे मिलने आती है और उसे पूछती है कि वो लोग नहीं तुम्हें हार्म करने की कोशिश की ना। तो शाह कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें जानबूझ के अपने से दूर किया था ताकि तुम ये सब चीजों में इन्वॉल्व होके कोई खतरे में ना पड़ो।
तभी यहाँ पर जांग और दुआन आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम पर अब इल्जाम लगा सकते हैं कि तुम हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। जिया कहती है कि तुम लोग की बातों पर क्यों बिलीव करेगा कोई। तो दुआन कहती है कि अब मैं कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और इस फेस की वजह से सब मुझ पे बिलीव करेंगे। आखिर इतनी मेहनत करके ये फेस तुम्हारी तरह जो बना है। और ये बता देती है कि तुमने सही समझी हो, मैं लिन हूँ जिससे तुम अब तक ढूंढते आ रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग लिन को फेस सर्जरी करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तो वो मान जाती है। अब फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लिन कहती है कि अब इस फेस की वजह से कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता और सब मेरी बात सुनेंगे। फिर इन लोग की सारी कही हुई चीजें जिया रिकॉर्ड कर लेती है। तभी यहाँ पर शाओ इन लोग को बताता है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को रिकॉर्डिंग भेज दिया हूँ और अब आप लोग को कोई नहीं बचा सकता। तो आपने हमें मार भी दिए तो भी कुछ नहीं होने वाला। फिर लिन इन लोग को मारने की कोशिश करी होती है तो जिया जल्दी से उसके सर पे ग्लास मारती है। वो जियांग को रोकते हुए शाओ से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर शाओ यहाँ पर जाने के लिए नहीं मान रहा होता है। और तभी जियांग यहाँ पर जिया के पेट में चाकू मार देता है और कहता है कि अब तुम भी नहीं बचने वाली हो। तभी जिया कहती है कि शाओ तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें सेफ देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जिया का ऑपरेशन होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया होता है और शाओ उसके बारे में सब पता लगा लेता है और उसे बताता है कि तुम मेरी मम्मी की सगी बहन हो। मेरी मम्मी एक ऑर्फन थी और मैंने उनके बारे में सब पता लगा लिया है कि उनकी कोई सिस्टर थी और वो उनसे खो गई थी, जो कि कोई और नहीं तुम हो। तो यानी तुम मेरी छोटी आंटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और मेरी मम्मी की तरह मुझे छोड़कर न जाओ। और अब डैड को भी जेल हो चुकी है और वो कभी बाहर नहीं आ सकते। तभी इतने में जिया को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। तो ये देखकर शाओ बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।